मैंने वहीं रुके रहना मुनासिब समझा और बैठ गया। मकबरे में अंधेरा था, सिर्फ सायों और खाकों की शक्ल में कब्र और सुराग रसा दिखाई दे रहा था। सुराग रसा सतून के पीछे छुपा मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि इसका एक पहलू मेरी तरफ था और इसके और मेरे दरमियान 2 सतूनों का फासला था। मैं इस पर हमला करने का कोई मौसर और कारगर तरीका सोच रहा था कि मेरा टारगेट अपनी जगह से हिला। सुराग रसा सतून से हटकर आगे कब्र की तरफ जा रहा था। वो झुका झुका चल रहा था। वो मेरी खोज में था और पता करना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं बेआवाज़ कदम उठाता दूसरे और फिर तीसरे सतून के अकब में आ गया। खुदा जाने से कैसे मेरी आहट महसूस हो गई, हालांकि मेरे जूते रबड़ के थे। इसने तेज़ी से पलट कर देखा। मैं सतून के पीछे छुप गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इसके दिल में क्या है। वो जल्दी से अकबी मेहराबी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 3 सेकंड के बाद इसे मेरे सतून के करीब से गुजरना था। जूं ही वो मेरे सतून के करीब से निकला, मैंने इस पर छलांग लगा दी। इस छलांग के 3 एक्शन थे। छलांग लगाना, दुश्मन को दबोचना और इसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेकर जोर से झटका दे। ये कमांडो एक्शन था और इस खतरनाक एक्शन से किसी सुराग रसा का बच निकलना नामुमकिन था। वो मेरे साथ ही संगे मरमर के फर्श पर गिरा। मैंने पहले ही से एहतमाम कर लिया था कि इसकी आवाज़ न निकले। इसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी और मैं इसे यके बाद दीगरे 3 ज़बरदस्त झटके दे चुका था। मेरा हमला इस कदर अचानक और ज़ोरदार था कि इसे संभलने का मौका ही न मिल सका। जब मुझे यकीन हो गया कि दुश्मन के सांस की आमदोरफ्त का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो मैंने आहिस्ता से अपना बाजू इसकी गर्दन से निकाल लिया। वो एक तरफ को लुढ़क गया। मैंने इसके दिल पर हाथ रखा। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। मैं सुराग रसा की लाश को घसीट कर एक सतून के पीछे ले गया। यहाँ एक बार फिर इसकी चेकिंग की। वो मर चुका था। मैंने लाश को वहीं पड़े रहने दिया और झाड़ियों और दरख्तों की ओर लेता पीछे से निकल कर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मकबरे के पार्किंग पैलेस से बाहर आकर इसे पूरी रफ्तार से चलाता हुआ बड़ी सड़क पर ले आया। यहाँ मैंने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता कर दी। दस्ताने उतार कर जेब में रख लिया। मेरा टारगेट दुश्मन नंबर 1 मिस्टर टंडन, मगर अभी सुबह की सैर का वक्त नहीं हुआ था। मुझे ये वक्त किसी ऐसी जगह गुजारना था जहाँ मुझ पर किसी की नज़र न पड़ सके, और ये जगह सिवाय नई दिल्ली के कुशादा सड़कों की और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं इन सड़कों पर कब तक गाड़ी चलाता? मैंने गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। एयरपोर्ट वहाँ से काफ़ी दूर था। दूसरे, वहाँ मुझसे पुलिस का कोई आदमी पूछगछ भी नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट पर तो सारी रात ट्रैफिक जारी रहता है। ताहम मैंने एयरपोर्ट पर एक वीरान सी जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी और खुद बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गया। गाड़ी वहाँ से मेरी निगाह में थी, मगर कोई मुझे नहीं देख सकता था। ठीक पिछले पहर 4 बजे मैं गाड़ी लेकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद सैर का वक्त शुरू होने वाला था। गर्मियों में 4 साढ़े 4 बजे पू फट पड़ती है और सैर करने वाले घर से निकल पड़ते हैं। हिंदू वैसे भी सैर के बड़े शौकीन होते हैं और सुबह की सैर करना कभी नहीं भूलते। पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बाग की एक एक जगह मेरी निगाहों में थी। मैंने एक वीरान से मुकाम पर दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। 4:30 का वक्त हो गया था। आसमान पर मशरिक की तरफ हल्की हल्की नीली रोशनी फूटने लगी थी। पार्क में मुझे 2 आदमियों के सैर करते ह्योले दिखाई भी दिए। मैं गाड़ी से निकलकर पार्क के बाजू में आम के इन दरख्तों के पीछे आकर बैठ गया, जहाँ से मिस्टर टंडन को सैर करते हुए गुजरना था। यहाँ से मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस नाके पर भी नजर रखे हुए था, जहाँ से मिस्टर टंडन को पार्क में दाखिल होना था। रात के अंधेरे में पिछले पहर के लोग सैर करने निकल आए थे। मिस्टर टंडन के आने का वक्त भी हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मैं यूं आलती पालती मारकर बैठ गया जैसे योगा की वर्जिश कर रहा हूँ। हिंदू इस तरह के बागों में आकर वर्जिश किया करते हैं। जूं जूं वक्त गुजर रहा था और सुबह हो रही थी, मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। खुदा जाने क्या बात हुई कि मिस्टर टंडन अभी तक पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले रास्ते से पार्क में दाखिल नहीं हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जब दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया और लोगों की भी आमदरफ्त ज़्यादा हो गई, तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब मेरी वहाँ मौजूदगी खतरे का बाइस थी। मैं लंबे लंबे डग भरता गाड़ी की तरफ आया और फिर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। मुझे अपने पीछे लगाए गए सुराग रसा की मौत का अफसोस हो रहा था। बेचारा खामखा मारा गया, लेकिन इस काम में तो ऐसा ही होता है। अगर इसका बस चलता, वो मुझे जिंदा न छोड़ता। सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि अब किसी दूसरे सुराग रसा को मेरे पीछे लग जाना था और फिर नए सिरे से मुझे पहले इसे मौत के घाट उतारना पड़ता। अपने बंगले पर आकर मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया और अखबार लॉन में उठाकर पढ़ने लगा। इतने में खानसामा भी आ गया। मैं धोती और बुनियान में आराम से कुर्सी पर यूं टांगे पसारे बैठा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूँ। खानसामा ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैं आकर लेट कर अखबार पढ़ने लगा। मेरा जहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मिस्टर टंडन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सुबह की सैर के वक्त इसे हलाक करने का मंसूबा मैंने तर्क कर दिया था, क्योंकि इसमें एक और सुराग रसा की जान जाती थी, जो अब इतना आसान काम नहीं था। कुदरती तौर पर एक सुराग रसा की मौत के बाद दूसरे सुराग रसा की कड़ी हिफाजत की जाएगी, और अगर मैं इसे अपने पीछे लगाता हूँ तो मुझे शनाख्त किया जा सकता है।
मैंने मिस्टर टंडन को ठिकाने लगाने के दूसरे मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया, मगर जहन थका हुआ था। रात 1 बजे का उठा हुआ था, नींद आ रही थी, मगर मैं आज किसी हालत में भी दफ्तर लेट नहीं जाना चाहता था। ठीक वक्त पर मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। मकबरा हुमायूं वाली लाश के बारे में मिस्टर टंडन को खबर मिल चुकी थी, मगर इसने फ़ोन पर मुझसे कोई बात नहीं की। इस रोज़ इसने मुझे फ़ोन ही न किया। सेक्रेटरी इंटेलिजेंस मिस्टर तिवाड़ी ने भी अपने एक आदमी के कत्ल की कोई बात नहीं की। मैं समझ गया मिस्टर तिवाड़ी यकीनन मिस्टर टंडन के साथ है, और मेरी मुश्तबा शख्सियत के सिलसिले में टंडन ने इसे भी एतमाद में ले रखा है। अगले रोज़ अखबारात में भी हुमायूं के मकबरे में लाश पाई जाने की भी कोई खबर न आई। महकमे ने इस खबर को खुफिया रखा था। मैं मामूल के मुताबिक अपनी फ़राइज़ अंजाम देता रहा। 2 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन दोपहर के बाद मिस्टर टंडन ने मुझे फ़ोन किया और कहा, कैप्टन तुम्हें एक शुभ खबर सुनानी है, मिठाई तैयार रखो। मैं ठठक सा गया। मिस्टर टंडन बड़ा खुश था। ये मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाला है? मैंने आवाज़ में खुशी का तासुर पैदा करते हुए कहा, सर ऐसी कौन सी शुभ खबर है? मिठाई तो वैसे भी मुझे आपके चरणों में भेंट करके खुशी होगी। इसने बताया कि मेरी तरक्की हो गई है। मिस्टर बासु को तरक्की देकर बंगाल भेजा जा रहा है और मैं इसकी जगह सेक्रेटरी नंबर 1 की आसामी पर फाइज हो रहा हूँ। यकीनन ये मेरे लिए एक ट्रैप था। मिस्टर टंडन कौन सी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए थे, इस सिलसिले में मुझे कुछ इल्म नहीं था। बहरहाल मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। अगले रोज़ दफ्तर में मुझे सबने बधाई दी। मुझे पार्टी देनी पड़ी। दफ्तर के सभी लोग मौजूद थे, मगर टंडन मुझे कह रहे थे, कैप्टन मेहता तुम नौजवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, अब तुम्हें पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। सुजाता भी मेरी तरक्की का सुनकर बड़ी खुश हुई। बहन कृष्णा कुमारी भी अपने खामन के साथ मिठाई लेकर मुझे मुबारकबाद देने आई। नागपुर वाली बहन का भी मुबारकबादी का तारा है। सुजाता के माता पिता ने भी इस खुशी में अपने घर पर मेरी दावत की। वहाँ मेरी बहन कृष्णा कुमारी भी मौजूद थी। कृष्णा कुमारी ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया कि अब मुझे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। सुजाता के माता पिता भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते थे। और फिर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हो, फिर भैया तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा था, अगर इनमें से किसी को मालूम हो जाता तो वहाँ क़यामत आ जाती। मैंने कृष्णा से कहा कि अभी नई ड्यूटी संभाली है, अगले बरस सोचूंगा ब्याह के बारे में। इसने सुजाता की माँ को जाकर कह दिया कि मैं अगले बरस सुजाता से शादी करने पर रजामंद हो गया हूँ। मैं खुश रहा। 1 बरस में बहुत कुछ हो सकता था। सुजाता भी बड़ी खुश हुई। मेरे सेक्रेटरी बन जाने से अब दिन में एक बार मुझे प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में मिस्टर टंडन के पास जाना पड़ता था, जहां दफ्तरी उमूर पर रोज़ के रोज़ इनसे बातचीत होती थी। हो सकता है मुझे सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की देने की एक वजह यह भी हो कि मिस्टर टंडन मुझे अपनी निगाह में रखना चाहते हैं। मैंने अपनी फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करने शुरू कर दी। इस दौरान मेरे एजेंट ने, जो ज़रूर दिल्ली में मौजूद था, मुझसे किसी किस्म का राब्ता पैदा करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात मेरे लिए हैरानी का बाइस भी थी। जाहिर है भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों पर काम ज़ोरों शोर से जारी था और इसे रोकने की अशद ज़रूरत थी। मैं इस ख्याल से लाल किले की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि ये तयशुदा अमर था कि मेरी निगरानी बराबर की जा रही है। मैंने कुछ पुरस्रार आदमियों को अपने पीछे मंडलाते देखा भी था। ये शक्लें बदलती रहती थी। इन हालात के पेश नज़र मेरा लाल किले की तरफ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। बल्कि मैंने तो ये सोच रखा था कि अगर किसी जगह अपने आदमी ने भी मुझसे राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो मैं इसे पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ बिछाया गया जाल भी हो सकता था। बरसात का मौसम आ गया। दिल्ली के आसमान पर दूसरे तीसरे रोज़ काली काली घटाएं उमड़ आती और बारिश होती। इन ही दिनों की बात है कि एक दिन बारिश नहीं हो रही थी, मगर आसमान पर बादल छा रहे थे। मैं सिगरेटों का डब्बा खरीदने के लिए एक स्टोर में दाखिल हुआ तो एक आदमी तेज़ी से मेरे करीब से होकर निकल गया। वो स्टोर के इस हिस्से की तरफ जा रहा था जिधर चीनी के बर्तनों का सामान सजा हुआ था। मुझे बस आदमी पर बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि इसकी कोहनी मुझे लगी थी। कैसे बदतमीज़ लोग होते हैं कि चलना भी नहीं आता। मैं सिगरेट खरीदने लगा तो एकदम से ख्याल आया कि कहीं ये अपना एजेंट तो नहीं है। मैं एजेंट के बारे में बेहद मोहतात हो गया। इस बात का शदीद इम्कान और ख़तरा था कि मिस्टर टंडन किसी अपने आदमी को मेरा एजेंट बनाकर मेरे पास भेज दे। अगरचे कोड का लफ्ज़ मेरे एजेंट के सिवा और किसी को मालूम नहीं हो सकता था, इसके बावजूद मैं बेहद मोहतात हो गया। मेरी नज़रें अपने आप चीनी के बर्तनों वाले हिस्से की तरफ उठ गईं। जो आदमी मुझे कोहनी मारकर मेरे करीब से निकल गया था वो लंबी मेज़ के पास मेरी तरफ मुँह करके खड़ा चाय के एक कीमती सूट को देख रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो वह ज़रा सा मुस्कुराया और चाय की एक खूबसूरत चैनक की तरफ उंगली से इशारा किया। मैं धेड़ बुन में पड़ गया। ये एजेंट भी हो सकता था और टंडन का भेजा हुआ आदमी भी हो सकता था। इसने चाय की चैनक में मेरे नाम कोई पैगाम रख दिया था, मगर ज़रूरी था कि इसकी ज़ुबान से मैं कोई लफ्ज़ सुनूं। इसको सुने बगैर मैं चाय की चैनक को हाथ तक नहीं लगा सकता था। सिगरेट का बंडल वही काउंटर पर रखवा कर मैं शेविंग क्रीम खरीदने स्टोर के अगली हिस्से में चला गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे शेल्फ लगे थे जिनमें किस्म किस्म का सामान रखा हुआ था।
मैं अपने लिए क्रीम की ट्यूब तलाश कर रहा था कि वही आदमी जो ठंडे सूट में मलबूस था और अच्छा खासा मुदब्बर दिखाई दे रहा था मेरे करीब आकर शेल्फ में साबुन पसंद करने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा कोड किस तरफ से शुरू होता है? मैंने इसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। अब इसने अपना कोड लफ्ज़ बोल दिया। ये कोड ख़ास हमारा कोड था और अपने आदमी के सिवा दूसरे किसी को इसका इल्म नहीं हो सकता था। कमांडो और जासूसी की मुहिमों में कोड लफ्ज़ इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं और इसकी बेहद हिफाजत की जाती है, क्योंकि इसी कलीद की मदद से दुश्मन के मुल्क में अपने आदमी को पहचाना जाता है। लेकिन मैं अब भी इसे अपना कोड लफ्ज़ बताते हुए घबरा रहा था, मगर मुझे बताना ही पड़ा। इस आदमी ने साबुन की टिकिया को सूंघते हुए कहा, अच्छा साबुन है, मगर साहिब आजकल बाजार में नकली माल बहुत आ गया है। फिर नीचे शेल्फ में देखते हुए बोला, नीले फूलों वाली चैनक में तुम्हारा नाम पैगाम। इतना कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता स्टोर के काउंटर की तरफ चल दिया। मुझे इस आदमी की मौजूदगी का भी एहसास था जो मिस्टर टंडन के इशारे से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं इस लंबी मेज़ के करीब आ गया जहाँ चीनी के डिनर सेट, चाय सेट और दूसरा सामान फ़रोख्त के लिए पड़ा था। 2-3 औरतें डिनर सेट की प्लेटें देख रही थी। वो नीली फूलदार चैनक मेरी दाएं जानिब रखी थी, जिसमें हमारे एजेंट ने मेरे नाम कोई पैगाम डाल दिया था। अगर इस शरीफ आदमी को इल्म होता है कि महकमे की तरफ से निगरानी की जा रही है, तो ऐन मुमकिन था कि वो ये ज़रूरी पैगाम चाय की चैनक में न डालता, मगर वो ये काम कर चुका था। अब इस पैगाम को चैनक में से निकालना था। मैंने चीनी के एक कप को उठाकर ज़रा ऊपर करके देखा। तासुर यह दिया कि मैं रोशनी में इसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हकीकत में मैं स्टोर में लोगों का जायज़ा लेते हुए अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त करना चाहता था। मुसीबत ये थी कि हर दूसरे तीसरे रोज़ मेरा सुराग रसा बदल दिया जाता था। 2 रोज़ में एक चेहरे को अपने आसपास मंडलाते देखा और तीसरे दिन वो गायब हो जाता। इसके बाद एक और अजनबी चेहरा आ जाता। मुझे वो ख़ास चेहरा स्टोर में नजर न आया। मैं नीले फूलों वाली चैनक के करीब आ गया। फिर इसे उठाकर इसका ढकना उठाकर देखा। इसके अंदर तय किए हुए नीले कागज़ का चौकोर टुकड़ा पड़ा था। इस किस्म के अहम पैगाम की तरसील के लिए मुझे ये जगह हरगिज़ पसंद न आई। फिर यह सोचकर खामोश रहा कि अपने एजेंट को इल्म नहीं है कि मेरी निगरानी हो रही है। मैंने चाय की चैनक का छोटा सा ढकना जानबूझकर नीचे कालीन पर गिरा दिया। इसके साथ ही मैं मेज़ के नीचे झुक गया। चाय की चैनक में से तय किया हुआ नीला कागज़ निकाल कर अपने बूट के अंदर छुपा दिया। इस मकसद के लिए मैं चैनक को नीचे झुकते हुए साथ ही ले आया था। इस काम में मुझे बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। चैनक को वापस मेज़ पर रखकर इसके ऊपर ढकना लगाया। फिर इसके करीब ही पड़े हुए एक शीशे की एस्ट्रे को ख़रीदने की गर्ज से उठा लिया। मेरे लिए अब वहाँ कोई चीज़ ख़रीदना ज़रूरी हो गया था। शीशे का एस्ट्रे ख़रीदने के बाद मैं स्टोर से बाहर निकला है। अपना सूट पोस्ट एजेंट अब मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। गाड़ी में बैठकर मैं वापस अपने मोती नगर वाले बंगले में आ गया। लगता था कि अपना एजेंट मेरी तलाश में था। अगर मैं इस रोज़ स्टोर पर न जाता तो एजेंट मुझे किसी दूसरी जगह ज़रूर मिलता। घर आते ही बाथरूम में घुस गए। जूते में छुपाया हुआ नीला कागज़ निकाल कर खोला। मरमूज़ अल्फाज में कागज़ पर लफ्ज़ों की शक्ल में पूरी 14 सतरें थी। ये एक ऐसी मरमूज़ ज़ुबान थी जिसको खोलने के लिए कम से कम 10-15 मिनट की मेहनत दरकार थी। मैंने कागज़ तय करके जेब में रख लिया। बाहर निकल कर बेडरूम में आ गया। कपड़े तब्दील किए। नौकरानी किचन में खानसमा के साथ खाना तैयार कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगा, मुझे परेशान न किया जाए। टेलीफोन आए तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। बेडरूम में आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर दिए। कॉपी और पेंसिल लेकर पलंग पर बैठ गया। नीला कागज़ निकालकर सामने रखा और मरमूज़ ज़ुबान के लफ्ज़ों को खोलकर इसे तहरीर की शक्ल में लाना शुरू कर दी। इस काम में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। जब मैं कोड की तहरीर को उर्दू में मुंतकिल कर चुका तो सबसे पहला काम यह किया कि नीले कागज़ को फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके बाथरूम के फ्लैश में बहा दिया। बाथरूम में ही जाकर मरमूज़ खुफिया पैगाम पढ़ने लगा। पैगाम ये थे, जो कुछ हो गया है हमें मालूम है। 15 अगस्त की शाम के 6 बजे एतमादुद्दौला पार्क में नीली कमीज़ वाला हमारा आदमी तुम्हें एक पैकेट देगा। इसमें तुम्हारे लिए कारामद चीज़ें होंगी, नई हिदायत भी होंगी। न्यूक्लियाई हथियारों का काम अब बम्बई के साहिल पर एक ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया है। बम्बई के अंधेरी स्टेशन पर हमारा एक साथी तुम्हें मिलेगा। बाकी हिदायत पैकेट में होंगी। इस नए मिशन को तुम्हें हर हाल में कामयाबी से मुकम्मल करना होगा। ये वतन अजीज़ की सालमियत का तकाजा है और तुम्हारा नेशनल फ़र्ज़ है। मैंने 15 अगस्त शाम 6 बजे और एतमादुद्दौला पार्क को जहन में बिठा लिया। तर्जमा किए हुए कागज़ को पुर्जे पुर्जे किया। इसे बाथरूम के फ्लैश में बहाया और पलंग पर आकर लेट गया। इस रोज़ अगस्त की 12 तारीख थी। 15 अगस्त में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने सिगरेट सुलगा ली। इसका मतलब ये था कि मुझे अब बम्बई के साहिल पर कमांडो अटैक करना होगा। मेरे साथ एक आदमी भी होगा जो मुझे बम्बई के अंधेरी स्टेशन पर मिलने वाला था। अब सवाल ये था कि मैं दफ्तर से छुट्टी लेता हूँ तो यकीनी बात थी कि मिस्टर टंडन की तरफ से मामूर किया हुआ आदमी मेरा ताक़ुब करता मेरे साथ जाएगा। इसका मेरा पीछा करना मेरे मिशन की और ख़ुद मेरी तबाही का बाइस बन सकता था। अगर मैं किसी बहाने छुट्टी लेकर अकेला जाता हूँ तो मिस्टर टंडन के दिल में कई नए शुबहात पैदा हो सकते थे और मुमकिन था कि वो मेरे पीछे लगाए गए आदमियों की तादाद में इजाफा कर दे।
अगर मैं सुजाता को साथ लेकर जाता हूँ तो मामले की संगीनी काफ़ी हद तक दूर हो सकती थी और ऐन मुमकिन था कि टंडन सिर्फ एक आदमी को ही मेरे पीछे लगाने पर इक्तफा करे। मैं उन्हें यह भी नहीं बताना चाहता था कि मैं बम्बई की तरफ जा रहा हूँ। मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। 2 दिन इसी पर गौर व फिक्र करता रहा। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये जो मेरे पीछे CID का आदमी लग गया था, इसने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया था। 15 तारीख को एतमादुद्दौला पार्क में जाते हुए भी इस आदमी की मौजूदगी लाजमी थी, लेकिन मैंने 15 अगस्त को अपने पीछे लगे हुए आदमी को चकमा देने का फैसला कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी मेरा पीछा करते हुए एतमादुद्दौला पार्क तक आए, जहां मुझे अपने खसूसी एजेंट से एक खुफिया और इंतहाई ज़रूरी पैकेट वसूल करना था। 15 अगस्त को भारत अपना यौम जमहूरिया मनाता है, इसलिए इस दिन पूरे भारत में आम तातील होती है। मैं घर में बैठा अपनी नई स्कीम पर गौर कर रहा था। मैं इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर सकता था कि इंटेलिजेंस चीफ को 99% यकीन हो गया होगा कि हुमायूं के मकबरे वाला कत्ल मैंने ही किया है। इस एतबार से अब जो आदमी मेरी निगरानी पर लगाया गया होगा वो हर किस्म के असलहा से लेस होगा और इसे इतनी आसानी से मैं अपने रास्ते से नहीं हटा सकूंगा। यही वजह थी कि मैंने इसे अपने रास्ते से हटाने की बजाय चकमा देने का प्रोग्राम बनाया था। मैं अपने दिल में एतमादुद्दौला पार्क के करीब जो सैनमा हाउस था इसका तसव्वुर जमा रहा था। ये सैनमा हाउस मेरा देखा भाला था। सबसे बड़ी उम्मीद अफजा बात यह थी कि इस सैनमा हाउस का एक ऐसा भी दरवाज़ा भी था जो सैनमा हॉल के अंदर ही से सैनमा के गोदाम में खुलता था। इस गोदाम में सैनमा के पेंटर ने अपना स्टूडियो बना रखा था, जहां वो मचान बनाकर बड़े बड़े बोर्डों पर तस्वीरें बनाता था। सैनमा के अधेड़ उम्र पेंटर का नाम करतारा था। मैं इसे यूँ जानता था कि मुझे इसके बनाए हुए बोर्ड बड़े पसंद थे और जब कभी सुजाता के साथ मैं सैनमा देखने जाता तो इससे मुलाकात हो जाती और मैं इसकी बनाई हुई फिल्म एक्ट्रेसों की बड़ी तारीफ करता था। मैंने इसी सैनमा हाउस को चुन लिया था। यही वो करीबी जगह थी जहाँ से मैं अपने पीछे लगे हुए CID के आदमी को चकमा दे सकता था। चुनाचा 15 तारीख वाले दिन मैंने सैनमा हाउस में दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम बनाया। उस रोज़ जुमेरात का दिन था और दफ्तर में छुट्टी थी। दोपहर को खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया। 3 बजे दोपहर को उठा, मुँह हाथ धोए, खानसामा और नौकरानी से कहा कि मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ और गाड़ी निकालकर सैनमा हाउस की तरफ रवाना हो गया। पहले रोज़ की तरह मैंने इस दिन भी बंगले से निकलने के थोड़ी ही देर बाद अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त कर लिया। हमारे लिए CID के आदमियों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। इनकी चाल ढाल और हरकत व सकनात हमें फ़ौरन बता देती हैं कि ये CID का आदमी है। चुनाचा इस आदमी को भी मैंने जल्द ही पहचान लिया। वो भी एक मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे पीछे चला रहा था। एतमादुद्दौला पार्क के करीबी सैनमा हाउस कोई नई हिंदुस्तानी फिल्म चल रही थी। काफ़ी रश था। मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह पर खड़ी की और अपने जासूस की आंखों के सामने गैलरी का टिकट लिया और सैनमा हॉल में दाखिल हो गया। गैलरी का टिकट मैंने इसलिए लिया था कि गैलरी की दीवार जहाँ शुरू होती थी वहाँ एक दरवाज़ा राहदारी में खुलता था। इस राहदारी में बाथरूम के साथ ही एक जीना नीचे करतारे पेंटर के गोदाम में जाता था और गोदाम का दरवाज़ा सैनमा हाउस के पीछे छोटे से गंदे नाले पर खुलता था। इस गंदे नाले के पार एतमादुद्दौला का पार्क था। मैं गैलरी में इस नशिस्त पर बैठा जो गैलरी की दीवार के करीब थी। घड़ी मेरी कलाई पर बंधी थी जिसकी सुइयां अंधेरे में चमक कर मुझे वक़्त बता रही थी। 4 बजे फिल्म शुरू हुई। 5:15 बजे इंटरवल हुआ। मैं अपने आप अपने पीछे लगे हुए जासूस को दिखाने के लिए इंटरवल के वक़्त गैलरी से उतरकर बाहर आ गए। अपनी गाड़ी के करीब खड़े होकर ठंडा मशरूब पिया और फिर सैनमा हॉल में दाखिल हो गए। फिल्म शुरू हुई। हॉल में अंधेरा हो गया। मैं अपनी नशिस्त पर यूं दराज हो गया कि जैसे आराम कर रहा हूँ। मकसद ये था कि जब मैं उठकर जाऊँ तो दूर पीछे से देखने वाले को यह एहसास न हो कि मेरी नशिस्त खाली है। मेरा कयास था कि जासूस गैलरी के पीछे वाली किसी कतार में बैठा होगा। जब मेरी घड़ी ने ठीक पौने 6 बजाए तो मैंने आहिस्ता से उठकर गैलरी की दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा जिस पर नीला पर्दा गिरा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए लोग इसी दरवाजे से जाते थे। राहदारी में धीमा सा सुर्ख बल्ब जल रहा था। मैं लंबे लंबे डग भरता बाथरूम के एक जीने से उतरकर तारे पेंटर के गोदाम में आ गए। गोदाम में रंग रोगन के डब्बे और बड़े बड़े ज़ेरे तकमील बोर्ड पड़े थे। करतारा और इसके शागिर्द वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं चीज़ों के ऊपर से गुजरता गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अगरचे आसमान पर बादल थे मगर बरसात के दिनों में शाम के 6 बजे भी काफ़ी रोशनी होती है। छोटा गंदा नाला उबूर करने के बाद मैं एतमादुद्दौला पार्क में आ गया। एतमादुद्दौला का मकबरा पार्क के वस में बना हुआ था। पार्क में किस्म किस्म के दरख्तों की कतारें बनी हुई थी। खेतों में रंग बिरंग के फूल खिल रहे थे। लोग सैर कर रहे थे। बच्चे भी एक तरफ गेंद खेल रहे थे। मेरी निगाहें किसी नीली कमीज़ वाले आदमी को ढूंढ रही थी। आखिर मुझे एक बेंच पर नीली कमीज़ वाला आदमी नजर आ गया जो अखबार खोले बज़ाहिर बड़े इन्हमाक से मुताले में मसरूफ़। मैं इसके सामने से गुजरा तो इसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जहमत न की। हकीकत ये थी कि इसने मुझे इसी वक्त देख लिया था जब मैं पार्क में दाखिल हुआ था।
मैं पार्क के चबूतरे वाली सीढ़ियों से हटकर एक जगह घास पर बैठ गया। इतने में नीली कमीज, सांवले रंग और घुंघराले बालों वाले आदमी ने अखबार को अच्छी तरह से लपेट कर जेब में डाला, हाथ पतलून की जेब में ही रखा और टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरा। करीब से गुजरते हुए वो रुककर यूं पीछे देखने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इसके साथ ही इसने अपने कोड का नंबर आहिस्ता से बोला। कोड नंबर हमारा खुफिया नंबर ही था। अब मुझ पर वाजिब था कि मैं इसे अपना दूसरा खुफिया कोड नंबर बताऊं। चुनाचा मैंने इसे भी अपना खुफिया कोड आहिस्ता से बोल दिया। वो कोई जवाब दिए बगैर आगे को चल दिया। कुछ फासले पर एक दरख्त के साथ लोहे की एक टोकरी बंधी हुई थी। इसमें लोग कागज़, 2 अन्ने और आइसक्रीम के खाली डब्बे डाल देते थे। नीली कमीज़ वाला वहाँ जाकर खड़ा हो गया। फिर इसने जेब से अखबार निकालकर इसका गोला सा बनाया और रद्दी की टोकरी में डालकर दूसरी तरफ चलता हुआ पार्क से बाहर निकल गया। मेरे लिए इसने पैकेट रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लोग इधर उधर सैर कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात यह थी कि मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी की सूरत नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे जल्दी से काम लेना था। मैं उठ खड़ा हुआ, जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया। पैकेट में अभी 3-4 सिगरेट बाकी थे, मगर मैंने इसे यूं हाथ में मरोड़ दिया जैसे खाली हो गया। फिर इसे रद्दी की टोकरी में डालने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ा। हाथ रद्दी की टोकरी में डालकर पैकेट अंदर फेंका और साथ ही अखबार के गोले में से एक छोटा सा पैकेट निकालकर अपनी हथेली में छुपा लिया। फिर मैंने हाथ को पतलून की जेब के अंदर लिया और पार्क में इस तरह चलने लगा जिधर गंदे नाले का छोटा सा पुल है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।